हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या। तो जैसा कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2022 के बारे में पढ़ रहे हैं। मैथ हम लोगों का सेशन चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मैथ के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी लिए थे। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का जो यूपी ट्रिपल एससी पेट में आने वाला है उसको लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो 37 सही 1/2 में इसका मतलब है कितनी बार 1/8 आएगा। तो 37 सही 1/2 को पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 37 का 2 में गुणा करके 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 37 दूना 74 और 1 75, 75/2 हो जाएगा। अब हम 1/8 से भाग दे देंगे, क्योंकि कितनी बार कोई संख्या किसी संख्या में कितनी बार है तो इसका मतलब है उस संख्या से उसमें भाग दिया जाएगा। तो देखिए 75/2 भागे 1/8 कर देंगे तो 75/2। अब फ्रैक्शन का डिवीज़न हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन का डिवीज़न जब करना होता है तो पहली संख्या ज्यों का त्यों लिखा जाता है और दूसरी संख्या को उल्टा कर दिया जाता है और यहाँ गुणे का चिन्ह आ जाता है। देखिए 75/2 गुणे 1/8 था तो 8/1 हो जाएगा। अब 2 से हम 8 को कैंसिल करेंगे तो 2 चौके 8 4 बार में कैंसिल हो रहा है। तो 75 गुणे 4 कर लेंगे तो 75 गुणे 4 करेंगे तो 300 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 300 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में 300 दिया गया है। तो यही ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 अपान करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 का मान बताओ। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इसको हम हर का परिमेयीकरण करके लगाते हैं। हर का परिमेयीकरण करने का मतलब है कि हर में जो संख्या दी गई है इससे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में गुणा कर देंगे। और ये बातें ध्यान में रखिएगा कि गुणा करते समय जो भी चिन्ह दिया गया है डिनोमिनेटर में उसका मतलब चिन्ह बदल जाएगा। जैसे प्लस दिया गया है तो हम माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा करते हैं तो फिर ए हो जाएगा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 2 बार होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3, तो a प्लस बी a माइनस बी का रूप आ रहा है। तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे। तो इस a हो जाएगा करड़ी में 5 स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 स्क्वायर। तो देखिए इसको हम ब्रेक करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो ये हो जाएगा करड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे करड़ी में 5 इंटू करड़ी में 3 अपान ये हो जाएगा करड़ी में 5 का स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा। स्क्वायर से करड़ी कैंसिल हो जाएगी माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर से करड़ी कैंसिल हो जाएगी। तो ये सिंपली 5 माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए इज इक्वल टू ए हो जाएगा करड़ी में 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर से करड़ी कैंसिल हुई तो 5 हो गया और एक प्लस करड़ी में 3 स्क्वायर है तो ये भी करड़ी कैंसिल हुई 3 हो जाएगा। अब ये माइनस 2 गुणे करड़ी में 5 इंटू करड़ी में 3 है तो ये एक साथ ले लिया जाएगा। करड़ी में 5 गुणे 3 हो जाएगा अपान 2। तो ये देखिए 5 प्लस 3 तो ये 8 हो जाएगा माइनस 2 करड़ी में 3 × 5 = 15 हो जाएगा। और देखिए बटे 2 हो जाएगा। अब ये इसमें 8 में भी 2 है और ये 2 भी है तो इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4 माइनस करड़ी में 15 बटे 2 है ही है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 4 - 15। देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है 4 - 15, तो ऑप्शन नंबर सी में 4 - 15 दिया गया है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही लगाए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। यदि इसमें एक और विद्यार्थी को शामिल कर लिया जाता है तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो नए विद्यार्थी की उम्र क्या होगी। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन लगाने के लिए पहले तो हम 4 विद्यार्थियों की कुल आयु निकाल लेंगे। कुल आयु निकालने के लिए हम औसत आयु में विद्यार्थियों की संख्या से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये 4 गुणे 18.5 हो जाएगा बराबर 74। तो ये हो जाएगा 4 विद्यार्थियों की कुल आयु 74 हो जाएगी। अब देखिए एक विद्यार्थी और शामिल हो जा रहा है, मतलब 5 विद्यार्थी अगर शामिल कर लिए जा रहे हैं तो फिर उनकी औसत आयु जो है 18.5 से 20% बढ़ जाती है। तो 20% बढ़ जाती है, इसका मतलब ये है अब हम 5 विद्यार्थियों की औसत आयु निकालेंगे। औसत आयु 5 विद्यार्थियों की निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20% बढ़ रही है, इसका मतलब है 18.5 गुणे 20/100 भी कर सकते हो, या तो सीधा 120/100 कर लीजिए, क्योंकि 20% बढ़ने का मतलब 100 से 20 ज़्यादा हो जाएगा तो 120% हो जाएगा बटे 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 छके 12, 2 पचे 10। अब देखिए इसको हम इसमें गुणा करके 5 से भाग दे देंगे, या तो 5 का पहले भाग कर लीजिए 18.5 में, तो 5 तिहाई 15 दशमलव, यहाँ बच जाएगा 3, 5 सत्ते 35, 3.7 हो जाएगा। 3.7 का 6 में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 6 त्रिक 18, 18 4 22, 22.2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 विद्यार्थियों की औसत आयु। अब देखिए 5 विद्यार्थियों की औसत आयु हो गई, तो 5 विद्यार्थियों की कुल आयु हम निकाल लेंगे। 5 विद्यार्थियों की कुल आयु 5 विद्यार्थियों की कुल आयु, जैसे हम पहले किए थे वैसे ही 5 गुणे 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 22.2 है, तो 22.2 कर लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 5 दूनी 10 1 11, ये हो जाएगा 111। 111 ये 5 विद्यार्थियों की कुल आयु हो गई। अब देखिए 4 विद्यार्थियों की कुल आयु 74 है और 5 विद्यार्थियों की कुल आयु 111 है। तो 111 में हम 74 घटा देंगे जब, तो यही हमें 5वें विद्यार्थी की आयु मिल जाएगी। तो 111 में जब 74 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 में 4 के 7, और ये हो जाएगा 10 में से 7 के 3, 37 वर्ष हो जाएगी। तो 37 वर्ष ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है करड़ी में x/196 इज इक्वल टू 72/56। तो दिया गया है एक करड़ी में यक्स, ये देखिए 196 को अगर हम वर्गमूल इसका निकालेंगे तो 14 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में x/14 कर सकते हैं। अब ये बराबर 72/56 हो जाए, 56 हो जाएगा। तो अब देखिए करड़ी में x इज इक्वल टू 72/56 गुणे, ये यहाँ भाग कर रहा है, बराबर के उधर जाएगा तो 14 गुणा करेगा। तो देखिए 14 से 56 कटेगा 4 बार में,
14 चौका 56। अब देखिए 4 से 72 काट लीजिए तो कितनी बार में कटेगा, 4 एकनम 4, यहाँ बच जाएगा 3, 32, 4 8 32। तो करड़ी में यक्ष की वैल्यू 18 हो गई। तो हमें यक्ष की वैल्यू पूछा है, तो इसका मतलब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में यक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर। तो ये करड़ी से स्क्वायर से करड़ी कैंसिल होगी, तो यहाँ सिंपली यक्ष बच जाएगा और ये 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। यही हमारा यक्ष की वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही लगाएंगे। अब देखिए आया है क्वेश्चन नंबर 5, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 का मान बताओ। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो जनरली इसको हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर जो डिनोमिनेटर होता है उसका फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 1/, इसका फैक्टर हम करेंगे तो 4 × 20, 4 × 5 हो जाएगा, प्लस 30 का करेंगे तो 5 × 6 हो जाएगा, 5 × 6 30, प्लस 42 का करेंगे तो 6 × 7 42, प्लस 56 का करेंगे तो 7 × 8 56, प्लस 72 का करेंगे तो 8 × 9 72, प्लस 90 का करेंगे तो 9 × 10 90। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ से, अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम 1/4 × 5 को 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर इतना ही आएगा। देख लीजिए इसका यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 × 9 5 माइनस 4 × 9 4, तो 1 हो जाएगा 5 - 4, और इसका फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का गुणा करेंगे तो 5 × 4 20, 1/20 आ जाएगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे ही सारे मान को लिख लेंगे, प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10, ये हो गया। अब देखिए ये माइनस 1/5 है, ये प्लस 1/5 है, माइनस 1/6 प्लस 1/6, तो ए इससे कैंसिल हो जाएगा, ए इससे कैंसिल हो जाएगा, ए इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ए इससे बच जाएगा 1/4। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेंगे, 1/4 माइनस 1/10 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 10 और 4 का एलसीएम लेंगे 40 हो जाएगा, 4 × 10 40, 10 हो जाएगा, माइनस 10 × 4 40, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, 10 में से 4 गए 6/40, 6/40 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 40, 3/20, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में 3/20 है, तो ऑप्शन नंबर सी में 3/20 है, तो ये हो जाएगा। तो देखिए आगे और भी क्वेश्चन करते हैं। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 6, 1.27 बार लगा हुआ है का न्यूनतम रूप क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर लगे तो हम 1 को ऐसे लिखेंगे, दशमलव की जगह प्लस लगा देंगे, और देखिए बार हटाने के लिए हम सिंपली जो संख्याएं हैं वो संख्या को ज्यों का त्यों लिखेंगे,
फिर अपान करके जितनी संख्या पे बार लिखा है उतनी बार हम 9 लिख देंगे। बस ये सिंपल हो गया। अब इसको और सिंपल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 27 है, 9 से काटिए, 9 त्रिक 27, 9 ग्रहियम 99, तो ये हो जाएगा 3/11। अब देखिए इसको और भी सिंपल करेंगे तो हो जाएगा 11 का 1 में गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11 एकन्नम 11 3 14, 14/11। देखिए अब ऑप्शन में 14/11 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में 14/11 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। अब इसका औसत निकालना है तो हमें प्रथम n सम संख्याओं का औसत का फार्मूला लगा लेंगे। सम संख्याओं का औसत क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। सिंपली हम जितना दिया गया उसमें 1 जोड़ के अगली संख्या वही इसका औसत हो जाएगा। तो देखिए n मतलब 50 + 1 = 51। 51 देखिए किस में दिया गया है, 51 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और इसी तरह से अगर हमें n विषम संख्याओं का औसत बताना हो तो n विषम संख्याओं का औसत होता है, n विषम संख्याओं का औसत बराबर n होता है। जिस संख्या के बारे में पूछा जाए वही संख्या ही उसका उत्तर हो जाएगी। अब देखिए ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों 6/11, 13/18, 15/22, 19/36, 5/6 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो इस तरह से भिन्नों को छोटी बड़ी पूछा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं। तो जनरली हम इसको क्या करेंगे, भाग करके देखते हैं। तो 11 और 6 लेंगे तो इसका भाग करेंगे तो दशमलव पहले जाएगा तो 60 हो जाएगा। 11 5 55, 5 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाले में करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट का करेंगे 13/18। 13/18 का करेंगे तो ये दशमलव जाएगा, 130 हो जाएगा। 18 का जब हम 130 में भाग जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो इसी तरह से 15/22 का करेंगे तो दशमलव जाएगा, 150 होगा। 22 का करेंगे तो 6 बार जाएगा। इसी तरह से 19/36 का करेंगे, 19/36 का तो फिर दशमलव बढ़ाएं 5 जाएगा। 5/6 का करेंगे तो 5/6 का हो जाएगा 0.8। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा, सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी इसमें 0.5 है, लेकिन 0.5 2 बार हैं। तो फिर इसको एक बार और 1 अंक का देख लेते हैं। तो 1 अंक और बढ़ाएंगे तो ये 4 बार जाएगा और यहाँ 5 इसके लिए था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो सबसे छोटी भिन्न हमारी हो जाएगी 19/36। तो 19/36
हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है। चलिए 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल है 5/7, 11/13, 7/9, 13/15 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो भिन्न इस तरह से देखिए, अगर आए तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस। अगर सारे भिन्नों में समान डिफरेंस है तो आसानी से जिसका हम नॉमिनेटर बड़ा है वही भिन्न बड़ी है, जिसका नॉमिनेटर छोटा है वही भिन्न छोटी है। तो देखिए क्या करते हैं, इसका डिफरेंस देखते हैं। 5 और 7 में 2 डिफरेंस हैं, 11 और 13 में 2 डिफरेंस हैं, 7 और 9 में 2 डिफरेंस हैं, 13 और 15 में भी 2 का डिफरेंस है। तो सिंपली हम इस तरह का, अगर डिफरेंस समान है तो जिसका भी नॉमिनेटर बड़ा है, मतलब अंश जिसका बड़ा है वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो देखिए सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा नॉमिनेटर किसका है, तो ये 11 का है। 11/13 ही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब इसमें सबसे छोटा अगर 13/15 13 है, 13/15 सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी पूछता तो 5 सबसे छोटा है, तो 5/7 सबसे छोटी भिन्न हो जाती। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉसिबल सवाल है, एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। तो देखिए अभी इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग लगाए थे। तो 100 छात्रों का औसत भार दिया गया है 32 किलोग्राम। 100 छात्रों का औसत भार कितना है, 32 किलोग्राम। तो देखिए पहले 49 छात्रों का औसत भार कितना है, 34 किलोग्राम। पहले के 49 छात्रों का औसत भार कितना दिया गया है, 30 किलोग्राम, तथा अंतिम के 50 छात्रों का औसत भार 34 किलोग्राम दिया गया है। अंतिम के 50 छात्रों के दिया गया है 34 किलोग्राम। तो पूछा है 50वें छात्र का भार किग्रा में क्या होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे 100 छात्र हैं, 1 से 49 छात्रों का दिया गया 30 किलोग्राम, फिर 50 से लेके 100 तक का, और 50 का छोड़ दिया गया। पहले 50 मतलब 100 में 2 बार 50 करेंगे तब 100 होता है। तो 49 और 50 किया गया है, तो एक छात्र का छोड़ा गया, उसी का भार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100 छात्रों का कुल भार निकाल लेते हैं। कुल भार निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का 32 में गुणा कर देंगे। जो औसत भार दिया जाएगा उसमें छात्रों की संख्या से गुणा, तो 100 गुणे 32 करेंगे तो ये हो जाएगा 3200 किलोग्राम। ये 100 छात्रों का कुल भार हो गया। अब हम निकालेंगे पहले के 49 छात्रों का कुल भार। 49 छात्रों का कुल भार निकालेंगे तो हम 49 का 30 में गुणा कर देंगे, क्योंकि 49 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम दिया गया है। तो 49 का 30 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 27, 3 चौके 12, 2 14, 1470। अब फिर इसी तरह से हम निकाल लेंगे 50 अंतिम के 50 छात्रों का कुल भार। तो ये हो जाएगा 50 गुणे 34। 50 गुणे 34 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 चौक 20 का 0, 5 तिहाई 15, 2 17, 1700 किलोग्राम हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे,
इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो 50वें छात्र का जो होगा भार वो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 7 7 4 11 1 1 2 1 3 3170 हो जा रहा है। अब देखिए 3200 में से 3170 जब हम माइनस कर लेंगे तो कितना बचता है 3170, तो यहाँ हो जाएगा 30 किलोग्राम। और 30 किलोग्राम वही है 50वें छात्र का जो भार होगा वो 30 किलोग्राम। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। कैसा लगा ये वीडियो, जैसा भी हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।